आज थोड़ा देखते हैं एपीआई को, अगर मुझे टेस्ट करना है तो बेसिकली टेस्ट क्या करना है। अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ एपीआई समझा है, एपीआई रन कैसे करते हैं, कितने टाइप की एपीआईज होती है। एपीआई टेस्टिंग अभी देखा नहीं हमने। तो एपीआई टेस्टिंग के बारे में समझ लेते हैं कि मुझे चेक क्या क्या करना होता है। जैसे मैनुअल टेस्टिंग हम करते हैं, तो मैनुअल टेस्टिंग में हम क्या कर रहे थे, वेबसाइट का जो भी यूआई है उसकी फंक्शनलिटी चेक करते हैं। हर एक एलिमेंट जो होता है उसका वो फंक्शनल होना चाहिए, उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। सेम सेलेनियम से भी हमने ये किया ऑटोमेशन में, जो भी फंक्शनैलिटी है वो ठीक से काम करना चाहिए। फिर आता है एपीआई। अब एपीआई कहाँ काम करती है, बैकएंड में। यहाँ पर यूआई होता ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ डेटा के साथ ही काम करते हैं। डेटा मतलब एक यूआरएल के फॉर्म में एपीआई है, जब आप इसे रन करते हो तो आपको ऐसा डेटा मिल जाएगा। तो एक ये डेटा और एक ये डेटा, यही फॉर्म में हम टेस्टिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप टेस्टिंग करोगे क्या, जब भी एपीआई आप यूज़ कर रहे हो या फिर टेस्ट कर रहे हो, सबसे पहले तो देखो ये गेट एपीआई है। गेट एपीआई का रिस्पॉन्स हमेशा 200 या 200 की सीरीज आना चाहिए। ये नहीं बोल रहा हूँ कि 200 ही आना चाहिए, कभी 201 भी आता है ना, 204 भी आता है। आपको 200 की सीरीज आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, आपकी जो रिक्वेस्ट सर्वर तक गई है और रिस्पॉन्स आया है वो प्रॉपर है। अगर ऐसा होता है यहाँ पे 400 की सीरीज आई, मतलब आपकी एपीआई गलत है। 500 की अगर सीरीज आई, इसका मतलब क्या है, आपकी एपीआई ठीक थी, सर्वर के एंड से इश्यू है। 200 की सीरीज अगर नहीं आती है तो हम क्या क्या बोल सकते हैं उसको, इट इज़ अ बग या इशू। लेकिन कब बोलोगे, अगर 500 आया तब। 400 आ रहा है मतलब आपकी एपीआई ही गलत है। अगर आपकी एपीआई गलत है, मान लो मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया और मैंने रन कर दिया, ये आ गया मुझे 400, मतलब 404 नॉट फाउंड। इसको आप बग नहीं बोलोगे। रीज़न, आपको पहले डीबग करना पड़ेगा, जो आपने एपीआई बनाया है या एपीआई को सेंड किया है वो सही है या नहीं, पहले वो चेक करना पड़ेगा। अगर डेवलपर ने आपको इतना ही दिया है, एंट्री इतना दिया है, तो ये गलती किसकी, डेवलपर की। अगर उसने दिया था एंट्रीज, आपने गलती से एस हटा के एंट्री कर दिया, तो गलती किसकी, आपकी। तो यहाँ पे बग नहीं बनेगा। आप पहले डीबग करोगे कि आपका जो एपीआई है वो सही है या नहीं। अब ये वेरीफाई कर सकते हो आप डेवलपर से, या उसने जो डॉक्यूमेंट दिया है वहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। अगर दोनों भी जगह पे अगर ऐसा है एंट्री है, तो मतलब डेवलपर ने गलत बनाया। होता है मोस्टली, कई बार होता है ऐसे। नेक्स्ट, आपकी एपीआई सही है, फिर भी 400 आ रहा है, ये तो बग बन गया। दूसरा आता है 500। आपकी एपीआई सही है, आपने रन किया, बट वो आ गया 500 की सीरीज, 500, 501, 503। ये क्या है, ये सर्वर के एंड से इशू है। कई बार होता है ना कि सर्वर प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, सर्वर डाउन है, इसकी वजह से भी हमें इशू आते हैं। तो यहाँ पे ना एपीआई की गलती थी, ना हमारे टेस्टिंग में कोई प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम किधर से आया, सर्वर के एंड से आया। ऐसे टाइम पे आप इशू बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। सर्वर के एंड से इशू है, हम उसको डिबग नहीं कर सकते ना जाके कि कहाँ पे इशू आ रहा है। आप बना सकते हो वहाँ पे स्टेटस कोड। सबसे पहले तो आपको देखना ही देखना है, ये टेस्टिंग हो जाती है। इस एपीआई में हमने क्या किया था, एक क्वेरी पैरामीटर लगाया था। अगर मैंने ये क्वेरी पैरामीटर लगाया है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा यहाँ पे, जो रिस्पॉन्स आएगा, मतलब एंट्रीज का जो डेटा आएगा, उसके अंदर जो कैटेगरी है वो क्या होना चाहिए, हमेशा एंटी मालवेयर। अगर ऐसा होता है कैटेगरी में एंटी मालवेयर की जगह कुछ और आ गया, तो इसे आप डायरेक्ट बग बना के दे दो। तो इसको रन करते हैं अभी। हमें रिस्पॉन्स कितना मिला है अभी, 15। चेक करते हैं कैटेगरी को, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, एंटर करते जाओ। सारी जगह एंटी मालवेयर होना चाहिए, एक भी जगह भी चेंज हुआ मतलब बग है। नहीं है भी, ठीक है, मतलब एपीआई ठीक चल रही है। ठीक है, अभी देखना, मेरा काउंट कितना है, सिर्फ 15 है। तो हमने कैसे चेक किया इसको, मैनुअली चेक किया। तो ये जो चेक किया हमने, इसको बोलते हैं मैनुअल टेस्टिंग एपीआई की। हमें जब भी कोई डेटा चेक करना है रिस्पॉन्स में से, तो हम मैनुअली क्या करते हैं, रिस्पॉन्स को स्क्रॉल कर करके चेक कर लो, या तो ये कंट्रोल सी कंट्रोल एफ फाइंड करके चेक कर लो। तो ये जो हमने चेक किया ये है मैनुअल टेस्टिंग अभी एपीआई की। अभी ये काउंट था सिर्फ 15। अगर यही 500 रहता तो, या 1500 रहता, तब क्या करते। जैसे ये वाले एग्जांपल लेते, रिक्वेस्ट वन, यहाँ पे कितना आया था, कुछ 1400 आया था कुछ, है ना, 1427। अब अगर मैं बोलता हूँ कैटेगरी चेक करो सारी की, तो क्या करोगे, बैठे रहोगे एंटर करते हुए, नहीं होता, ये पॉसिबल नहीं है।
ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे, ऐसे टाइम पे हम करते हैं ऑटोमेशन फिर इसमें। तो जो एक ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लगेगी, ज़्यादा नहीं, 4 लाइन की स्क्रिप्ट लगेगी, सिर्फ 3 या 4 लाइन की। वो पूरा एपीआई को रीड करेगी और आपको जो रिजल्ट चाहिए वो लाके बता देगी कि वो रिजल्ट इस रिस्पॉन्स में है या नहीं। बस इतना ईजी हो जाता है। क्लियर? तो अगर छोटा रिस्पॉन्स है तो कोई इशू नहीं है, मैनुअली चेक कर लो आप जाके, मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही बड़ा रिस्पॉन्स आया ऐसा, तो आप चेक नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए ऑटोमेशन फिर लगाना ही पड़ेगा वहाँ पे। तो हमने कैटेगरी लिया था एंटी मालवेयर, अगर इसकी जगह कैटेगरी कुछ और आता तो हम इसको सीधा बग बना सकते थे, नो इशू। दूसरी एग्जांपल थी यहाँ पे, कैटेगरी एंटी मालवेयर होना चाहिए और ऑथ जो है एपीआई की होना चाहिए। इसको भी रन करते हैं। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें चेक करनी है, ऑथ की वैल्यू एपीआई की भी चाहिए, कैटेगरी एंटी मालवेयर भी चाहिए। दोनों में से एक में भी मिसमैच दिखा, इसे क्या बोलोगे, बग। एक में भी चेंजेस दिखा, अगर ऐसा होता है कि कैटेगरी सारी जगह एंटी मालवेयर है लेकिन किसी एक में ऑथ एम्प्टी आ गया या फिर कुछ और आ गया, जैसे रिक्वेस्ट 1 में देखते हैं कई जगह पे ना ये एम्प्टी है, ये देखो ऑथ एम्प्टी है। अगर ऐसा कभी आ जाता है तो आप इसको क्या बोलोगे, बग बोलोगे। रीज़न, मेरा क्वेरी था ये, मेरा जो ऑथ है वो आना चाहिए था एपीआई की, बट यहाँ पे आ गया एम्प्टी, तो इसे आप बोलोगे बग। तो ये भी अगेन क्या है, मैनुअल टेस्टिंग। ज़्यादा रिस्पॉन्स है, बड़ा रिस्पॉन्स है तो ऑटोमेशन लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप जो क्वेरी कर रहे हो या फिर जो आपने रिक्वेस्ट बनाया है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स आया है या नहीं, पहले वो देखो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ एंट्रीज रखा, तो एंट्री का ही डेटा यहाँ पे मिल रहा है, एंट्रीज है ना। और ये रिस्पॉन्स हमने समझ लिया कल कैसे करते हैं। तो एंट्रीज आ गया, मतलब एक मेरा जो चेक था एपीआई चेक वो काफ़ी है यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे क्या है, एंट्रीज तो है, साथ में कैटेगरी क्या होना चाहिए, एंटी मालवेयर, वो भी चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे एंटी मालवेयर के साथ हमने ऑथ को भी चेक किया, एपीआई की होना चाहिए। तो आप यहाँ पे सॉर्टिंग करते जा रहे हो। तो जो सॉर्टिंग आपने लगाया है, जो यहाँ पे फ़िल्टर लगाया है, उस फ़िल्टर के अकॉर्डिंग आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए, बस यही देखना होता है। ठीक है, अब मैनुअल हो गया तो थोड़ा सा ऑटोमेट के बारे में बता देता हूँ। देखो ऑटोमेशन एक दिन में इसका कंप्लीट नहीं होता और आई गेस समझेगा भी नहीं ये चीज़, लेकिन धीरे धीरे आएगी। सिलेनियम का ऑटोमेशन जितना टफ लगा होगा किसी को भी, तो इसका ऑटोमेशन बहुत ईजी, बहुत ईजी। मतलब अगर जावा लैंग्वेज आती है तो यहाँ पे हमने कौन सी लैंग्वेज देखा है कल, जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, वहाँ पे जावा था, यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट है। इसकी जो स्क्रिप्ट है ऑटोमेशन की, बहुत ज़्यादा कम लेवल पे है जा उससे, सिलेनियम से। वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे ऑटोमेशन होता है उसके अंदर, यहाँ पे उतने हाई लेवल का बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे हमने टेस्ट एनजी का असर्शन देखा था, यहाँ पे भी असर्शन होते हैं, लेकिन असर्शन यहाँ भी छोटे छोटे हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। यही वाले एग्जांपल लेते हैं, टेस्ट इफ रिस्पॉन्स कंटेन्स कैटेगरी एस एंटी मालवेयर। ओके, तो मेरा जो क्वेरी है या फिर मेरा जो टेस्ट है ये है, जो रिस्पॉन्स आएगा उसमें कैटेगरी क्या होना चाहिए, एंटी मालवेयर होना चाहिए। तो मुझे टेस्टिंग के लिए ये मेरा एक टेस्ट केस है ना, ये मेरा टेस्ट केस है। ये टेस्ट केस के लिए ये वाली एपीआई आपको डेवलपर नहीं देता। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, डेवलपर देगा सिर्फ ये, इतनी, मतलब एंट्रीज तक आपको दे देगा। इसके बाद आपको टेस्ट केस ये देगा, ये वाला। मुझे चेक करना है कि जो रिस्पॉन्स आएगा कैटेगरी जो रहेगी उसकी एंटी मालवेयर होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए ये एपीआई आपको खुद से बनाना पड़ेगा। डेवलपर ने कितना दिया, सिर्फ एंट्रीज तक दिया है, आगे की चीज़ें आपको खुद बनाना पड़ेगा। ये पढ़ के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे एपीआई कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। जो मैंने कल एग्जांपल लिया था 50 एपीआईज का, बेसिकली 50 एपीआईज नहीं मिलती टेस्टिंग करने के लिए, आपको वहाँ पे 2 से 3 एपीआईज मिलेगी। उसके अकॉर्डिंग आपको ये चेंज कर करके एपीआईज कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। ठीक है, क्या करना होता है, आपको सिर्फ एक या दो एपीआईज मिलेगी। जैसे यहाँ पे मैंने एक एपीआई लिया, इस एक एपीआई से मैंने क्या किया, मल्टीपल एपीआईज कंस्ट्रक्ट किया। कल जब ये इसके बारे में बता रहा था मैं, कल या परसों जो अपना सेशन हुआ, मैंने सिर्फ एक एपीआई निकाला था, ये वाली जो एपीआई थी, रिक्वेस्ट थर्ड और रिक्वेस्ट फोर। ये मैंने खुद से बनाया या कॉपी किया था, खुद से बनाया मैंने। तो बेसिकली ये सब क्या होता है ना, ये क्वेरी पैरामीटर ये हम अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। और ये मैंने ऐसे नहीं कि बस इमेजिन कर लिया और लगा दिया,
ये मैंने कहाँ से निकाला? रिक्वेस्ट 1 के रिस्पॉन्स से। मैंने पहले देख लिया कि रिस्पॉन्स में क्या क्या चीज़ें हैं। ये इतना पार्ट हमेशा आता है, सेम ही है, ठीक है। तो मैंने इसी के अकॉर्डिंग एक एपीआई कंस्ट्रक्ट कर लिया। कैटेगरी एनिमल भी है, कैटेगरी एंटी मालवेयर भी है, बहुत सारी कैटेगरीज हैं यहाँ पे। तो इसी को चेक कर सकते हैं। हम ये भी चेक कर सकते हैं कि कैटेगरी हमेशा एनिमल आना चाहिए, दूसरा नहीं आना चाहिए। ऐसे ही कैटेगरी अनाइम होना चाहिए, एचटीटीपी की वैल्यू हमेशा ट्रू होना चाहिए, कॉर्स की वैल्यू हमेशा यस होना चाहिए। तो ये जो रिस्पॉन्स आया है, ये किसका रिस्पॉन्स है? एंट्रीज का। तो एंट्रीज का एग्जांपल हमने क्या लिया था? इट इज़ द लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरीज के अंदर बहुत सारा डेटा रखा हुआ है। ये बहुत सारा डेटा रखा हुआ है। अब मुझे सॉर्ट कर करके निकालना है कि वो पर्टिकुलर डेटा प्रेजेंट है या नहीं, बस इतना ही, ठीक है। तो टेस्ट केस आपने ये, या फिर समझो डेवलपर ने आपको ये टेस्ट केस दिया है कि आपको टेस्ट करना है कि एपीआई जिसका रिस्पॉन्स में कैटेगरी क्या होना चाहिए? एंटी मालवेयर होना चाहिए। तो ये समझने के लिए आपको क्या करना पड़ा? एक क्वेरी पैरामीटर ऐड करना पड़ा। और जो यहाँ पे टेस्ट केस में था कैटेगरी इक्वल टू एंटी मालवेयर, सेम आपने उठा के यहाँ पे रख दिया कैटेगरी इक्वल टू एंटी मालवेयर। इसको प्रूफ करने के लिए आपने क्या किया? रिक्वेस्ट 1 में देख लिया कैटेगरी होती है क्या? हाँ, कैटेगरी होती है। कैटेगरी की जो वैल्यू है एंटी मालवेयर होती है क्या? वो भी होती है, देखो होती है। तो मतलब इस जो लाइब्रेरी के अंदर जो कंप्लीट रिस्पॉन्स है, कंप्लीट रिस्पॉन्स में कैटेगरी इक्वल टू एंटी मालवेयर प्रेजेंट है। इसी के अकॉर्डिंग हमने रिक्वेस्ट थर्ड को कंस्ट्रक्ट किया, कैटेगरी इक्वल टू एंटी मालवेयर। अब जो रिस्पॉन्स आएगा, ऐसा ही कंप्लीट रिस्पॉन्स नहीं आएगा। अब जो रिस्पॉन्स आएगा वो क्या रहेगा? सिर्फ लिमिटेड रहेगा जिसकी कैटेगरी एंटी मालवेयर रहेगी, ठीक है। तो ऐसे भी हमें एपीआई को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, सारा अपने को रेडीमेड नहीं मिलता है, ठीक है। तो हमने एपीआई भी बना लिया। अब एपीआई बनने के बाद अब क्या करना है? अब मुझे ऑटोमेशन यहाँ पे यूज़ करना है। तो ऑटोमेशन अगर यूज़ करना है तो सबसे पहली चीज़ ये होती है, जो टेस्ट टैब है हम ये यूज़ करेंगे। हम पहले कहाँ थे? यहाँ थे पैरम में। तो हम कौन सा टैब यूज़ करने वाले हैं? टेस्ट टैब। इसी के अंदर हम क्या करने वाले हैं? अपनी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे जाएगी आपकी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट। सबसे पहले हमने क्या चेक किया था अपनी स्क्रिप्ट में? ये स्टेटस कोड। तो स्टेटस कोड आपने कैसे चेक किया था? मैनुअली। क्या चेक किया? रिस्पॉन्स जैसे आया यहाँ पे आके देखा स्टेटस 200 ओके है या नहीं। ये तो मैनुअल पार्ट था। अगर मुझे स्टेटस कोड चेक करना है ऑटोमेशन से, तो उसको कैसे चेक करोगे? चेक स्टेटस कोड। ये राइट साइड में देख रहे हो स्निपेट, यहाँ पे बहुत सी स्क्रिप्ट रेडीमेड मिलती है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करना है। अगर पोस्टमैन की प्रैक्टिस करना है, ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करना है, इसको अभी के लिए इग्नोर करना। जब एक बार अपना हैंड्स ऑन अच्छा आ जाएगा तब आप स्निपेट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसका भी यूज़ बताऊंगा कैसे होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट ना बहुत सी बनी हुई है, दिख रहा है ये सब लिंक्स। इसको जैसे आप क्लिक करोगे तो छोटा सा कोड बना के यहाँ पे आपको ला के दे देगा। लेकिन हम अभी इसको नहीं करने वाले, क्योंकि हमें प्रैक्टिस करना है, पहले सीखना है। उसके लिए देखो, जब भी हम कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? एक असर्शन लगाएंगे यहाँ पे। असर्शन का काम क्या होता है? दो वैल्यूज को कंपेयर करना, कंपेयर टू वैल्यूज। तो अगर मैं ऑटोमेशन स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे पोस्टमैन में, तो ये मोस्टली असर्शन पे ही काम करती है। असर्शन में हम दो वैल्यू को कंपेयर करने वाले हैं। मैनुअली हमने क्या किया था? ये चेक किया था ना कि मेरा जो स्टेटस है वो 200 है या नहीं। मेरा जो रिस्पॉन्स है उसमें कैटेगरी की वैल्यू एंटी मालवेयर है या नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? दो वैल्यूज को कंपेयर। तो पूरा एपीआई ऑटोमेशन इसी पे डिपेंडेंट है। बस दो वैल्यूज को कंपेयर करो। कौन सी दो वैल्यूज को? सबसे पहले तो स्टेटस कोड, ये कंपेयर करो। दूसरा ये चेक करो जो आपने क्वेरी किया है, मतलब कैटेगरी की जो वैल्यू एंटी मालवेयर है वही एंटी मालवेयर यहाँ प्रेजेंट है या नहीं। पोस्टमैन में अगर असर्शन यूज करना है, सबसे पहले पीएम ये लिखते हैं। पीएम जो है ये ग्लोबल वेरिएबल है, किसका? पोस्टमैन का। हम लिखते हैं पीएम डॉट टेस्ट। हम जो असर्शन लगा रहे हैं उसको हम बोलते हैं टेस्ट यहाँ पर। इसके बाद हम ओपन करेंगे पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस में हम यूज करेंगे डबल कोट। डबल कोट जैसा जावा के अंदर था एज इट इज प्रिंट करता था, वैसे यहाँ पे भी एज इट इज प्रिंट करेगा। तो हम एक मैसेज लिख देते हैं, स्टेटस कोड ऑफ
रिस्पॉन्स इज, ऐसा बना दिया हमने। इसके बाद कॉमा लगाओगे, मतलब डबल कोट के बाहर कॉमा लगाओगे, देन आप लिखोगे फंक्शन। ठीक है, फंक्शन के बाद पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, पैरेंथेसिस के बाहर ब्रेस ओपन ब्रेस क्लोज। जैसे आप ब्रेस ओपन भी करते हो ना, वो ऑटोमेटिक क्लोज भी कर देता है। एंटर कर देना है। एंटर कहाँ पे करना है? ब्रेस, दोनों ब्रेस के बीच में अगर कर्सर है तो एंटर कर देना है। नीचे आ गया। नीचे आने के बाद यहाँ पे मेनली हमें एक असर्शन बनाना है। असर्शन का मतलब अगेन मैं बोल रहा हूँ, दो वैल्यूज को कंपेयर करना। मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ pm डॉट रिस्पॉन्स, और ये सजेशन देता है तो बहुत इजी रहता है। pm डॉट रिस्पॉन्स डॉट टू हैव स्टेटस 200। देखो ये एक सेंटेंस जैसा लग रहा है, किसी को अगर पढ़ना है तो मीनिंगफुल लगेगा ये। रिस्पॉन्स टू हैव स्टेटस कोड 200। तो पीएम जो है वो क्या है? पोस्टमैन का ग्लोबल वेरिएबल है। वो क्या चेक कर रहा है? रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड 200 होना चाहिए। एक सिंपल इंग्लिश में इसने एक स्टेटमेंट बना के दे दिया। इतना सभी को आइडिया कैसे पढ़ना है उसको। तो ये इतना इजीली ऐसे सेंटेंस बना होता है कि हमें रटने की ज़रूरत नहीं होती। हमें कुछ समझ में आया था इसको कैसे करना है। ठीक है, तो ये पूरा जो मिल के बना है ना, बेसिकली ये एक असर्शन का पार्ट है, लेकिन जो मेन असर्शन है ना वो फंक्शन के अंदर होता है, ये वाला। यही चीज़ जो है रिस्पॉन्स को क्या करती है? कंपेयर करती है, या दो वैल्यूज़ को कंपेयर करती है। ऊपर जो हमने लिखा है ये तो सिर्फ मैसेज प्रिंट करने के लिए एज इट इज़। जो मेन हमने फंक्शन लगाया है यहाँ से यहाँ तक, इतना। फंक्शन के बाद ब्रेस है, ब्रेस के अंदर जो वैल्यू हमने लिखा है, स्टेटमेंट लिखा है, यही मिलके क्या बनाती है? एक असर्शन बनाती है। अब ये क्या करेगा? ये चेक करेगा जो रिस्पॉन्स हमारा आया है वो 200 है या नहीं। तो इसको भी सेव करते हैं, इसको रन करते हैं। हो गया रन। अब जब भी आप असर्शन लगाए हो या फिर टेस्ट स्क्रिप्ट लगाए हो, उसका रिजल्ट आपको दिखता है यहाँ पे, टेस्ट रिजल्ट 1 of 1। मतलब आपने एक ही असर्शन लगाया और वो भी पास हो गया। तो उसको देखने के लिए क्लिक कर दो यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे आते हो, आपको सबसे पहले दिखेगा यहाँ पे उसका स्टेटस। तो आपका अगर असर्शन पास या फेल हुआ है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पास या फेल लिखा रहेगा। उसी के बाद में आपका एक मैसेज रहेगा जो हमने डबल कोट में यहाँ पे लिखा था। यहाँ पे आप अपना नाम लिख दो, स्टेटस कोड, यहाँ पे आपका आ जाएगा नाम। तो ऐसे हम क्या करते हैं? स्टेटस कोड को प्रिंट करवा, असर्शन को जो है पास या फेल करवा सकते हैं। अब ये देख के मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि स्टेटस कोड 200 था या 400 था, तो यहीं पे एक मैसेज प्रिंट भी कर दो ऐसे सिंपली। तो स्टेटस कोड ऑफ रिस्पॉन्स इज 200। तो जैसा मैंने मैसेज दिया था एज इट इज प्रिंट हो गया। अब हम क्या करते हैं? इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ 400 करते हैं, यहाँ 400 करते हैं। अभी जो मेरा असर्शन है, हम क्या चेक कर रहे हैं? जो रिस्पॉन्स है वो 400 आना चाहिए, लेकिन अभी रिस्पॉन्स क्या आया है? 200। अब ये फेल हो जाएगा। हो गया फेल। जो मैसेज मैंने लिखा था एज इट इज मैसेज पहले प्रिंट करेगा, इतना पार्ट। इसके बाद ये जो आया है, ये आया है असर्शन एरर। ऑटोमेशन में भी आता था असर्शन एरर, तो यहाँ पे भी आया असर्शन एरर। इससे एक्सपेक्टेड था कि रिस्पॉन्स 400 आए, बट क्या मिला? 200। तो असर्शन एरर ये बताएगा यहाँ से। ये जो असर्शन एरर आया बेसिकली इस लाइन के ऊपर आया है, और जो ऊपर वाला है वो एज इट इज उसने प्रिंट किया है। तो ये बेसिक एक असर्शन था जो हम स्टेटस कोड चेक करते हैं। अब हमें क्या चेक करना है? हमें चेक करना है कि एंट्रीज का जो डेटा है, उसकी जो कैटेगरी है, उसकी वैल्यू क्या होना चाहिए? अनाइम। तो एंट्रीज का डेटा, इसकी कैटेगरी और इसका अनाइम, ये होना चाहिए। तो मैनुअली हम चेक कर सकते हैं, बट अगर रिस्पॉन्स बहुत बड़ा है तो ऑटोमेशन लगेगा। अगेन एक स्क्रिप्ट बनाते हैं फिर। चेक कैटेगरी इज अनाइम। हम असर्शन जो लगा रहे हैं वो क्या चेक करने के लिए लगा रहे हैं? रिस्पॉन्स। तो जब भी आपको रिस्पॉन्स में से कुछ चेक करना है या रिस्पॉन्स की वैल्यू को चेक करना है, तो पहला पार्ट होता है पूरा का पूरा रिस्पॉन्स एक वेरिएबल में स्टोर कर दो। तभी आप इसके जो वैल्यूज़ हैं उसको रीड कर सकते हो, डायरेक्टली रीड नहीं कर सकते। अभी हमने जो किया था स्टेटस कोड को रीड किया था, तो स्टेटस कोड रिस्पॉन्स का पार्ट नहीं होता है, वो अलग रहता है।
अभी हम क्या कर रहे हैं, ये रिस्पॉन्स को रीड करना चाहते हैं, मतलब एंट्रीज के अंदर जो कैटेगरी है इसको रीड करना चाहते हैं। देन हम चेक करेंगे अनाइम है या नहीं। तो सबसे पहला पार्ट क्या होता है, पूरा रिस्पॉन्स स्टोर कर दो, स्टोर कंप्लीट रिस्पॉन्स इन अ वेरिएबल, एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। तो वेरिएबल बनाने के लिए सबसे पहले तो मुझे रिस्पॉन्स उठाना पड़ेगा यहाँ से, देन हम वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो वेरिएबल हम वहाँ जावा के अंदर कैसे बनाते थे, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, इंट है तो इंट, अलग अलग है ना, बूलियन है, लॉन्ग है, डबल है, अलग अलग होता है। ये इतना अच्छा है जावास्क्रिप्ट, यहाँ पर सिर्फ वैर लिखना पड़ता है, आपको कोई कैटेगरी नहीं बताना है, मतलब आपको ये नहीं बताना है कि इंट में स्टोर करना है, स्ट्रिंग में स्टोर करना है, कुछ नहीं बताना, सिंपल एक वैर लिख दो, या फिर होता है कॉन्स्ट, ये कांस्टेंट वैल्यू के लिए रहता है। मोस्टली हम क्या करते हैं, वैर। एक और होता है जिसको हम बोलते हैं लेट, है ना, तो मोस्टली हम यूज़ करते हैं वैर वेरिएबल के लिए। और इसको कर देते हैं जेसन रिस्पॉन्स। तो जो हम डेटा टाइप बताते थे वहाँ पे, यहाँ डेटा टाइप क्या है, सिर्फ वैर। ये क्या है, वेरिएबल का नेम। यहाँ पे लगेगा इक्वल टू, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर हमें यूज़ करना है। अब मुझे पूरा रिस्पॉन्स पहले उठाना पड़ेगा, देन हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो पूरा रिस्पॉन्स यहाँ से अगर उठाना है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं pm डॉट रेस्पॉन्स डॉट जेसन रिस्पॉन्स बॉडी। तो ये क्या करता है, यहाँ पे ये बॉडी लिखा हुआ है, तो ये बॉडी किसकी है, रिक्वेस्ट की है, रिस्पॉन्स की, ये रिस्पॉन्स की बॉडी है। तो हम क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स की बॉडी को स्टोर करना चाहते हैं। तो pm डॉट रिस्पॉन्स ये क्या करता है, सिर्फ इतना, ये रिस्पॉन्स को उठाने का काम करता है, जहाँ भी है रिस्पॉन्स तो उठाएगा, लेकिन किस फॉर्मेट में उठाना है, जेसन फॉर्मेट में उठाना है। कहाँ से उठाना है, ये बॉडी में से उठाना है, इसको ऐसे रीड किया जाता है। pm डॉट रिस्पॉन्स, इसका काम क्या है, रिस्पॉन्स को पिक करना, किस फॉर्मेट में करना है, जेसन फॉर्मेट में, कहाँ से उठाना है, रिस्पॉन्स बॉडी में से उठाना है, ये बॉडी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट पूरी कंप्लीट क्या करती है, पिक रिस्पॉन्स फ्रॉम बॉडी टैब। जो बॉडी टैब है यहाँ से पूरा पूरा रिस्पॉन्स उठा लेगा। रिस्पॉन्स उठा के कहाँ स्टोर करेगा, जेसन रिस्पॉन्स के वेरिएबल में। क्लियर, नेक्स्ट। तो पहला स्टेप हो गया खत्म। सेकेंड, अब हमें क्या करना है, अब हमें लगाना है असर्शन। असर्शन चेक कैटेगरी, ओके, हमें कैटेगरी चेक करना है। अगेन वही यूज़ कर सकते हैं हम पहले वाला जो यूज़ किए थे, pm डॉट टेस्ट, यहाँ पे आएगा डबल कोट, कैटेगरी इज, अभी सिर्फ इतना लिखते हैं, आगे बताता हूँ फिर कैसे करना, कॉमा फंक्शन, फंक्शन के बाद ब्रेस ओपन क्लोज, कितना हो गया। यहाँ पर सेलेनियम में हम क्या करते हैं, जब एलिमेंट को इंटरेक्ट करते हैं या फिर उसको रीड करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते थे, या फाइंड करते थे, हम यूज़ करते थे एक्सपाथ या फिर लोकेटर्स, ऐसे करते थे। यहाँ पे भी हम लोकेटर यूज़ करेंगे एलिमेंट को फाइंड करने के लिए। देखो हमने अभी क्या किया, सिर्फ रिस्पॉन्स को स्टोर किया, रिस्पॉन्स के अंदर जाके इस कैटेगरी को हमें उठाना है। तो हमें क्या करना है, इसको फाइंड करना पड़ेगा या लोकेट करना पड़ेगा। तो लोकेट करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली ये सेकेंड स्टेप होना था, लोकेट जेसन एलिमेंट। जेसन रिस्पॉन्स है तो हम क्या करेंगे, इसको जेसन एलिमेंट बोलेंगे, वहाँ HTML था। तो यहाँ पर अगर मुझे एक्स पाथ बनाना है उस एलिमेंट का, इससे हम बोलते हैं जेसन पाथ। वो था एक्स पाथ, हम इसे बोलेंगे जेसन पाथ। तो जेसन पाथ बेसिकली कैसा रहेगा, हमने रिस्पॉन्स कहाँ स्टोर किया है, इस वाले वेरिएबल में, तो उस वेरिएबल को पहले लिख दो। देन जेसन रिस्पॉन्स के अंदर जाते हैं, तो जेसन रिस्पॉन्स ये कंप्लीट है पूरा यहाँ से यहाँ तक। अगर मुझे कैटेगरी को ढूंढना है तो कोई इसका पाथ, या बेसिकली अगर एक्स पाथ बोला जाए या जेसन पाथ बोला जाए, तो कैसे बनेगा, सबसे पहले पूरे रिस्पॉन्स के अंदर जाओ, रिस्पॉन्स के अंदर
एंट्रीज में जाओ, एंट्रीज के अंदर कैटेगरी है। हम काउंट के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि देखो काउंट जो है यहाँ से यहाँ तक खत्म हो गया, ये दूसरी वैल्यू स्टार्ट हो गई। तो पूरे रिस्पॉन्स के अंदर काउंट है, देन एंट्रीज है, एंट्रीज के अंदर कैटेगरी है, और कैटेगरी की वैल्यू क्या है, अनाइम है। यही जेसन पाथ यहाँ पे बनाएंगे। कंप्लीट रिस्पॉन्स है, कंप्लीट रिस्पॉन्स के अंदर हमें कहाँ जाना है, एंट्रीज के अंदर जाना है। एंट्रीज के अंदर कहाँ जाना है, फिर हमें कैटेगरी में जाना है। ये जो बना है ये होता है जेसन पाथ। अब जेसन पाथ अगर मैंने ये बनाया कैटेगरी, ये क्या करेगा, इस कैटेगरी कैटेगरी तक जाएगा, इसकी जो वैल्यू रहेगी वो लेके आ जाएगा। जैसे ऑटोमेशन में हमने क्या किया था, गेट एट्रीब्यूट किया था, तो गेट एट्रीब्यूट को पहले हम फाइंड करते थे, उसकी वो वैल्यू लेके आता था। सिमिलरली ये क्या करेगा जेसन पाथ, इस कैटेगरी तक जाएगा, उसकी जो वैल्यू है वो लेके आ जाएगा। ये चेक करना है तो इसको हम प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट कैसे करते हैं, console डॉट लॉग, यहाँ पर ऐसे। ये क्या करेगा, पूरे रिस्पॉन्स में जाएगा, एंट्रीज में जाएगा और कैटेगरी में जाएगा, कैटेगरी की जो वैल्यू है वो लेके आ जाएगा। ठीक है, कल और परसों की जो क्लास जिसने अटेंड किया था, क्या लगता है ये रिस्पॉन्स सही देगा या नहीं देगा, ये हमने जो उसका जेसन पाथ बनाया वो सही है या नहीं है। मैंने एंट्रीज के अंदर कैटेगरी किया, सही है ना, ये गलत है, एरे है बीच में। तो जेसन रिस्पॉन्स है उसके अंदर एंट्रीज है, एंट्रीज के अंदर कैटेगरी प्रेजेंट है, लेकिन एंट्रीज और कैटेगरी के बीच में एक एरे भी है, मतलब एंट्रीज के अंदर मल्टीपल कैटेगरीज है। देखो अगर मैं इसे कैटेगरी दूंगा तो उसको समझेगा ही नहीं कौन सी कैटेगरी चाहिए। एरे के अंदर यही होता था ना, मुझे अगर वैल्यू चाहिए एरे के अंदर की तो मुझे इंडेक्स देना पड़ता है। तो यहाँ पे मुझे एंट्रीज के बाजू में एक इंडेक्स देना पड़ेगा, ऐसे 0 इंडेक्स। अभी क्या करेगा, एंट्रीज के अंदर बहुत से जेसन ब्लॉक है जेसन ब्लॉक इतने सारे। अब हर ब्लॉक में जाके वो चेक नहीं करेगा, वो क्या करेगा, 0 मतलब फर्स्ट वाले ब्लॉक में जाएगा, उसकी कैटेगरी ला के देगा। एंट्रीज के अंदर हमने इंडेक्स क्यों लगाया, क्योंकि ये एरे है, और एरे के अंदर जो वैल्यूज रहती है वो क्या रहती है, इंडेक्स के फॉर्म में रहती है। इनको इंडेक्स में नहीं लेंगे क्योंकि ये ब्लॉक के अंदर है, तो जो ब्लॉक है वो इंडेक्स में रहेगा, फर्स्ट ब्लॉक, सेकेंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, ऐसे 19 ब्लॉक रहेंगे। अब दिख रहा है, अब समझा, ये एक एरे स्टार्ट हुआ, एरे के अंदर मल्टीपल ब्लॉक है और हर ब्लॉक का एक इंडेक्स रहेगा। तो हम अगर पहले ब्लॉक में जाना चाहते हैं, 0 इंडेक्स दे दो, पहले ब्लॉक में आ गया। अभी इतना रन करके देखते हैं क्या लेके आएगा। कंसोल ओपन, सेंड। इसने प्रिंट किया अनाइम। ठीक है, तो इसने अनाइम कैसे प्रिंट किया, एंट्रीज के पहले ब्लॉक में गया, उसकी कैटेगरी की जो वैल्यू है वो लेके आ गया, मतलब अनाइम आ गया यहाँ तक। थर्ड, अब मुझे लगाना है असर्शन। ठीक है, कैटेगरी इज फंक्शन, फंक्शन के बाद अब मुझे यहाँ पे लगाना है मेन असर्शन। पी एम डॉट के बाद अभी हमने क्या लगाया था लास्ट टाइम, रिस्पॉन्स टू हैव। तो यहाँ पे हम क्या किए थे, यहाँ पे हमने दो वैल्यू को कंपेयर नहीं किया था, हम यहाँ पे सिर्फ चेक कर रहे थे रिस्पॉन्स के अंदर स्टेटस कोड 200 है या नहीं, ये चेक किया था, दो वैल्यू को कंपेयर नहीं किया था, है ना। हमने सिर्फ ये देखा था रिस्पॉन्स के अंदर जो भी स्टेटस कोड है वो 200 रहना चाहिए, ऐसे दिया था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दो वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। तो जब दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं ना, यहाँ पे एक्सपेक्टेड लिखते हैं, पी एम डॉट एक्सपेक्ट। ठीक है, पी एम डॉट एक्सपेक्ट, यहाँ हम देंगे फर्स्ट वैल्यू, तो फर्स्ट वैल्यू हम दे देते हैं अनाइम, फिर देते हैं 2 EQL, फिर देंगे सेकेंड वैल्यू। अभी जो सेकेंड वैल्यू है ये रहेगा हमारा जेसन पाथ, ऐसे लास्ट में सेमीकोलन ऐसे। तो ये वाला सर्जन अब क्या करेगा, पी एम डॉट एक्सपेक्ट, अच्छा इसको उल्टा कर दिया बेसिकली, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस जेसन पाथ पे जो भी वैल्यू है वो इक्वल होना चाहिए अनाइम के। अगेन यहाँ सेंटेंस देखो कितना इजी है, पीएम एक्सपेक्ट कर रहा है ये वैल्यू इक्वल होना चाहिए अनाइम के, बन गया मेरा असर्शन। तो जब भी हमें दो वैल्यूज को कंपेयर करना है
और वो वैल्यू मुझे यहाँ से चेक करना है रिस्पॉन्स के अंदर से। तो वो वैल्यू को पहले आप क्या करोगे, पिक करोगे। तो वैल्यू को पिक करने के लिए क्या लेते हैं हम, जेसन पाथ। अभी जेसन पाथ पे जो भी वैल्यू रहेगी वो हम चेक कर रहे हैं अनाइम से। अब ये भी एक बार चेक करके देखते हैं। ये इसने प्रिंट कर दिया अनाइम। टेस्ट रिजल्ट अब देखो दो हो गए, पहले वो इसका था स्टेटस कोड का, अब इसका आ गया। चेक करते हैं, आ गया दो स्टेटस कोड, एक स्टेटस कोड है और दूसरा कैटेगरी इज। अब कैटेगरी इज है, वहाँ वैल्यू नहीं लिखी है। अब क्या कर सकते हो, ये जेसन पाथ जो था इसी को उठा के उसके बाजू में कॉनकैट कर दो। सेम जावा का कॉन्सेप्ट, प्लस लगाओ, कॉनकैट कर दो। अभी क्या करेगा, रेस्पॉन्स से जो भी वैल्यू उठाएगा वो कॉनकैट करके यहाँ दिखा देगा, कैटेगरी इज अनाइम। आगे कुछ नहीं है और पास हो गया। फेल होता तो यहाँ पे असर्शन एरर आता, तो हम इसको करते अनाइम की जगह कर देते हैं एनिमल। अब हम क्या चाहते हैं, ये जेसन पाथ में जो भी वैल्यू रहेगी वो किसके इक्वल होना चाहिए, एनिमल के। चेक करते हैं, सेम। कैटेगरी क्या है, अनाइम है। ये अनाइम की वैल्यू कहाँ से आ रही है, रिस्पॉन्स से आ रही है। लेकिन मेरा असर्शन क्या बोलता है, अनाइम की वैल्यू होना चाहिए था एनिमल के इक्वल। हमने असर्शन क्या लगाया था, जो कैटेगरी की वैल्यू है एनिमल होना चाहिए, लेकिन इसको क्या मिल गया, अनाइम मिल गया। तो ऐसे असर्शन यहाँ पे फेल हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि गलती कहाँ पे है। आप जाके उसको ठीक कर सकते हो या फिर उसको बग बना सकते हो। आपने ये दिया था एनाइम और अगर आपको रिस्पॉन्स में एनिमल मिल गया, कुछ और मिल गया, ये फेलियर देख के आप बग बना सकते हो इजीली। आपको रिस्पॉन्स में जाके मैनुअली चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं। क्लियर है यहाँ तक। अब आप सोचोगे मैंने तो सिर्फ एक वैल्यू को कंपेयर किया, मतलब एक कैटेगरी को देखा है, मतलब पहला वाला कैटेगरी देखा है, 19 कैटेगरी है। तो 19 कैटेगरी को अगर चेक करना तब क्या करोगे, कोई सॉल्यूशन बताओ। मैंने अभी फर्स्ट कैटेगरी में गया, फर्स्ट एंट्री के जेसन ब्लॉक में गया। मेरे पास यहाँ पे 19 ब्लॉक है। हर ब्लॉक में जा जाके अगर चेक करना है तो क्या करेंगे, फॉर लूप यूज़ करेंगे। और क्या कर सकते हैं, मतलब फॉर लूप किसके बेस पे लगाएंगे। एक चीज़ सही है, फॉर लूप लगेगा, बट किसके बेस पे लगेगा, जो एरे है एंट्रीज का। हाँ, एंट्रीज का जो एरे है, ये एरे का लूप चलाएंगे हम। जावा में भी ऐसे ही करते थे, जो एरे था उसको लूप चलाते थे और फिर हर एक वैल्यू को यूज़ करते थे। तो अभी हम क्या करेंगे, एंट्रीज का एक लूप चलाते हैं और हर लूप में मतलब हर ब्लॉक में जा जाके वो देखेगा कैटेगरी की वैल्यू अनाइम है या नहीं। तो फोर्थ पॉइंट, एंट्रीज लूप टू चेक ईच कैटेगरी। ओके, अब एरे है, एरे का लूप चलाना है तो मुझे क्या करना पड़ता है, उसका एरे की जो लेंथ होती है वो फाइंड करना पड़ता है, कितनी मतलब उसमें वैल्यूज प्रेजेंट है। तो अगर एरे का लेंथ निकालना है तो सेम जावा के जैसा कॉन्सेप्ट है, console डॉट लॉग, काउंट नहीं, लेंथ, ऐसे। तो अगर मैं लेंथ यहाँ पे लिखता हूँ, ये क्या करेगा, एंट्रीज का जो लेंथ है वो निकालेगा, मतलब एंट्रीज के अंदर जितने ब्लॉक है जेसन ब्लॉक वो निकाल के लाएगा। पहले इसको रन करते हैं, 19 आया, मतलब यहाँ पे कितने ब्लॉक है 19 और रिस्पॉन्स में भी कितना दिख रहा है 19। मुझे यहाँ पे मिल गया लेंथ, फाइंड लेंथ ऑफ एरे। फिफ्थ पॉइंट, अब मुझे लूप चलाना है, तो लूप जो वहां पे था सेम यहाँ पे भी है, फॉर लूप ऐसे रहेगा। बस यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान देना, हम वहाँ पे लिखते थे इंट, यहाँ पे इंट नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, वैर। हमेशा जो भी वेरिएबल लेना है वैर, ये लेंथ है। इसको एक वेरिएबल में भी ले सकते हो बेसिकली, वैर ऑल एंट्रीज, एक वेरिएबल में ले लेते हैं, वो इजी रहेगा। अभी ऑल एंट्रीज को यहाँ पे यूज करते हैं, ऑल एंट्रीज आई लेस देन इक्वल टू रखूँ या लेस देन रखूँ, बताओ। ऑल एंट्रीज ने क्या लेके आया है,
19 लेके आया काउंट, लेस देन रखेंगे राइट, इक्वल नहीं रख सकते क्योंकि मेरा इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है 0 से 18 मैक्सिमम जाएगा, 19 नहीं जाएगा क्योंकि 19 तो इसका ओवरऑल टोटल है। ओके, यहाँ तक हो गया। अब जो यहाँ पे असर्शन हमने बनाया था, सेम असर्शन यहाँ पे यूज करेंगे फॉर लूप के अंदर। चेंजेस कहाँ आएंगे, इंडेक्स में 0 था, आया जाएगा, बस इतना ही चेंज था। ओके, और ये जो हमने एनिमल लिखा था इसको वापस से अनाइम कर देते। हो गया, 19 जगह पे कैटेगरी प्रेजेंट है। मुझे मैनुअली चेक करने में बोल सकते हो 1 मिनट लगा था। इसको चेक करने में कितना टाइम लगेगा, मुझे टाइम लगा है 283 मिली सेकेंड और मेरा रिजल्ट आ गया यहाँ पे, दिख रहा है। सारी कैटेगरी में जाके उसने बता दिया अनाइम प्रेजेंट है या नहीं। अब ये गलत क्यों आया, क्योंकि हमने वहाँ पे ऊपर लिखा है, समझ गया। मुझे मैनुअली चेक करने में कितना टाइम लगा था, 1 मिनट, और यहाँ पे इसने कितनी जल्दी दिया, 959 मिली सेकेंड या 200 मिली सेकेंड। है इफिशियंट या नहीं, ये बताओ। अभी मैंने सिर्फ एक वैल्यू चेक किया है, आप लगे तो और भी वैल्यू चेक कर सकते हो, इसी तरह आपको रिजल्ट मिल जाएगा इजीली। अभी ये 19 प्लेसेस है, मतलब 19 ब्लॉक है। सेम चीज़ अगर यहाँ पे आप लगाओगे, यही वाला, ठीक है, यहाँ पे अगर रिक्वेस्ट बनाते हो तो ये कितना बड़ा डेट है, 1427, तो यहाँ पे भी ऐसी स्पीड में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आपको मैनुअली चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये असर्शन में हमने ये अनाइम को हार्ड कोडेड किया। अगर एपीआई में मैंने अगर एनिमल किया तो यहाँ पर भी एनिमल करना पड़ेगा, है ना। अगर मैंने यहाँ पे एनिमल किया और यहाँ पे इसको अनाइम ही रहने दिया तो क्या होगा, ये तो हमेशा फेल ही होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स की जो कैटेगरी है वो उठाते हैं और उसको चेक कर रहे हैं कि अनाइम इक्वल है या नहीं। तो अनाइम तो कभी होगा ही नहीं क्योंकि हमने क्वेरी में क्या दिया, एनिमल हुआ है, तो ये हमेशा फेल हो रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो, जब जब आप यहाँ वैल्यू चेंज करोगे कैटेगरी की, आपको यहाँ भी वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। मतलब आप क्या कर रहे हो, हार्ड कोडेड वैल्यू को रिपीटेटिव चेंज कर रहे हो। हम इसको ऐसा नहीं कर सकते क्या, अगर कभी ये वैल्यू चेंज हुई तो ये भी ऑटोमेटिक चेंज होना चाहिए, हो सकता है ना ऐसे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, छोटा सा कोड यूज करते हैं। ये हार्ड कोडेड था, इसको अभी के लिए कमेंट कर देते हैं। pm डॉट एक्सपेक्ट, pm डॉट एक्सपेक्ट, यहाँ पे क्या आएगा, जेसन रिस्पॉन्स एंट्रीज आई डॉट कैटेगरी 2 डॉट eql। यहाँ पर जो हार्ड कोडेड हमने दिया है उसकी जगह हम छोटा सा कोड यूज करेंगे, ये वाला। अगेन पीएम है यहाँ पर, मतलब पोस्टमैन का जो ग्लोबल वेरिएबल है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट को टारगेट कर रहे हैं। अभी तक हमने क्या किया था, पीएम डॉट रिस्पॉन्स, पीएम डॉट टेस्ट, ये सब कर रहे थे। अभी हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा यूआरएल है या फिर रिक्वेस्ट है, इसको आप टारगेट कर रहे हैं, उसके अंदर से कुछ वैल्यू अगर निकालना है, या बोल सकते हो उसके अंदर की जो क्वेरी पैरामीटर है वो अगर हमें निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, पीएम वेरिएबल से रिक्वेस्ट को कॉल करो, रिक्वेस्ट से इस यूआरएल को कॉल करो, ये यूआरएल लिखा हुआ है, देन एक ऑब्जेक्ट मेथड को हमने कॉल किया। ये क्या करता है, यूआरएल के अंदर जितनी वैल्यूज है, जैसे होस्ट नेम एक पार्ट हुआ, रिसोर्स पाथ एक पार्ट हुआ, क्वेरी पैरामीटर एक पार्ट हुआ। हमारे एपीआई में अभी तक हमने क्या देखा है, 3 पार्ट में एपीआई होती है, होस्ट नेम, रिक्वेस्ट, क्वेरी पैरामीटर और रिसोर्स पाथ, ये 3 चीजें होती हैं। तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उन तीनों को डिफ्रेंशिएट कर देगा यूआरएल में से। अब डिफ्रेंशिएट करने के बाद अब मुझे जो वैल्यू चाहिए हम वहां से ले सकते हैं। अगर मुझे यहाँ चाहिए कैटेगरी चाहिए तो मैं डॉट कैटेगरी सिर्फ इतना लिखता हूँ। तो ये क्या करेगा, क्वेरी में से या फिर यूआरएल में से कैटेगरी की जो वैल्यू है एनिमल वो लाके यहाँ पे रख देगा। तो ये बन जाएगा मेरा डायनेमिक। तो कभी भी अगर मैं यहाँ पे ABCD भी करता हूँ ऐसे, तो ये स्टेटमेंट क्या करेगी, यहाँ से कैटेगरी की वैल्यू लेके आ जाएगी। तो मुझे बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोड के अंदर, ये सिर्फ इतना ही करेगा, चल जाएगा। इसको रन करते हैं, कैटेगरी एनिमल्स,
ओके, हमने एनिमल लिखा है, यहाँ पे एनिमल्स चाहिए। ओके, कुछ गलत हुआ है। रिक्वेस्ट टू ऑब्जेक्ट इज नॉट अ फंक्शन, क्या गलती हो गई? ओके ओके, टू ऑब्जेक्ट ऐसा है। अच्छा, क्वेरी नहीं लिखा था। ओके ओके, ठीक है ठीक है। अगर मुझे क्वेरी पैरामीटर चाहिए तो यहाँ पे क्वेरी भी लगाना पड़ता है। तो इस तरीके से स्टेटमेंट होती है। तो पहले क्या किया हमने, रिक्वेस्ट को टारगेट किया, यूआरएल को टारगेट किया, और यूआरएल में से भी क्या टारगेट किया हमने, क्वेरी को टारगेट किया। फिर टू ऑब्जेक्ट, टू ऑब्जेक्ट क्या करता है, सबको डिफ्रेंशिएट कर देता है, क्योंकि मल्टीपल क्वेरीज हो सकती है यहाँ पे। तो अगर मल्टीपल क्वेरीज है तो वो टू ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सबको अलग अलग कर देगा। अलग अलग करने के बाद अब क्या चाहिए मुझे, कैटेगरी वाला एक क्वेरी चाहिए। तो वो कैटेगरी हमने उठा लिया। अभी कैटेगरी क्या ला के देगा अपने साथ, एनिमल्स। तो जब एनिमल्स वो लेके आएगा और वो सबसे फिर कंपेयर कर देगा ऐसे। तो ये हमारा बन जाता है फिर डायनेमिक। यहाँ पे अगर आप अनाइम भी लिखते हो ऐसे, तब भी वो चल जाएगी स्क्रिप्ट। ठीक है, चल गया अनाइम के लिए भी। तो आप क्वेरी पैरामीटर यहाँ पे चेंज करते रहो, चल जाएगा वहाँ पे। ऐसे ही दूसरी एपीआई जो थी हमारी, ये वाली ऑथ, अगर आपको दूसरा ये चाहिए, क्वेरी चाहिए, तो आप यहाँ पे कैटेगरी की जगह ऑथ ऐसे लिख दो। तो वो क्या करेगा, दूसरी वाली जो क्वेरी है वो लेके आ जाएगा। तो जो भी क्वेरी का नाम दोगे वो आते जाएगा यहाँ पे।